Bismillahirrahmanirrahim. So we'll be solving English portion from the past papers के जो जितने भी क्वेश्चंस मेरे पास पास्ट पेपर से रिलेटेड कलेक्टेड है, एक तो उनको कवर अप करेंगे, प्लस से आपकी एक इंग्लिश की थॉरो प्रैक्टिस हो जाएगी रिलेटेड टू योर एंट्रेंस टेस्ट इंशाल्लाह। तो फर्स्ट जो पोर्शन है हमारे पास उसमें सिनोनिम्स हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक। सो सिनोनिम्स आर अ क्रूशियल पार्ट ऑफ योर एंट्रेंस टेस्ट एग्जामिनेशन, तो दैट इज वाई कि मैंने 1 से लेकर 20 तक तकरीबन 20 करीब डिफरेंट सिनोनिम्स जो है मैंने ऐड किए हैं। बेनोवलेंट है, आपने पास में लेक्चर्स में भी देखा होगा क्योंकि वर्ड पेपर के अंदर रिपीटेड है। सो बेनोवलेंट मीन्स समबडी हु इज वेरी काइंड। तो सिनोनिम पूछा गया है, तो बेनोवलेंट का मीनिंग क्या होगा? काइंड होगा। कॉशियस, कॉशियस किसी ऐसी चीज को किसी ऐसे शख्स को कहते हैं जो चीजों को लेके बहुत ज्यादा केयरफुल होता है, बहुत ज्यादा तवज्जो से काम करता है और अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर नजर रखता है। इसलिए अक्सर आपने देखा ना कि जहाँ पे किसी को इंतबाह करना होता है, किसी को कोई चीज बतानी होती है, तो कॉशन का वर्ड यूज होता है। सो कॉशियस का मीनिंग क्या है कि somebody who is very careful। सो कॉशियस मींस केयरफुल। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब होता है समथिंग विच इज वेरी डेलिकेट, जिसके टूटने का ज्यादा चांस होता है या टूटने का ज्यादा खतरा होता है। सो फ्रेजाइल मींस डेलिकेट। ठीक है जी, फ्रेजाइल का सिनोनिम क्या होगा? डेलिकेट होगा। जुबिलेंट, so jubilant means somebody who is very happy, cheerful। सो हैप्पी को भी कहते हैं, चेयरफुल को भी कहते हैं। इनको आप जो है वो जुबिलेंट के मीनिंग में आ जाते हैं। सो यहाँ पे जो चॉइस बनती है करेक्ट वो जॉयफुल बनती है, बाकी सारे इसके एंटोनिम्स हैं। मेटिकुलस, मेटिकुलस मींस समथिंग विच रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ केयरफुलनेस। एक तो जिसको बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा तवज्जो से किसी काम को चाहिए को करना पड़ता है, और बहुत ज़्यादा तरीके से काम करना पड़ता है जिसमें आपको मेथड्स को या स्टेप्स को थॉरली फॉलो करना होता है। तो बहुत ज़्यादा कोई चीज़ जो मेटिकुलस टास्क होता है, कम्प्लेक्स टास्क होता है, एक प्रॉपर प्रोसीजर अडेप्ट जिसको करना होता है। तो मेटिकुलस मींस प्रिसाइज, तो यहाँ पे प्रिसाइज आ जाएगा उसका मीनिंग। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो कि अब इतनी ज्यादा पुरानी हो चुकी है कि उसका अब यूज ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समबडी हैज अ वेरी ओल्ड लेट से फोन, और उसमें अब एंड्रॉइड अपडेट्स ही नहीं आती हैं, और एंड्रॉइड का इतना पुराना वर्जन है कि उसकी एंड्रॉइड सपोर्ट ही फ्रॉम द प्ले स्टोर वगैरह खत्म हो गई है, तो वो आउटडेटेड हो चुका है। एक तो होता है ना कि एक चीज बहुत ज्यादा एशियंट हो गई है। ऑब्सोलीट थोड़ा सा डिफरेंट है। ऑब्सोलीट कहते हैं कि अब उस चीज का यूज ही नहीं रहा, आउटडेटेड। सो ऑब्सोलीट मींस आउटडेटेड, जो चीज आउटडेटेड हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉन्डर। पॉन्डर मींस टू थिंक अपॉन समथिंग, किसी चीज के बारे में सोचना। जब भी आप किसी चीज को बड़ा थॉटफुली देखते हो, बड़ा उस पर थिंक करते हो, तो पॉन्डर इसको कहते हैं, तो कंसिडर करना। ठीक है। रिजिलियंट, सो रिजिलियंट का मतलब क्या होता है कि समबडी हु इज वेरी परसिस्टेंट, जो बहुत ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है चीजों को। तो यहाँ पे जो चॉइस आ जाएगी वो टफ की चॉइस आ जाएगी। रिजिलियंट मींस टफ। सो ट्रैंक्वाइल, सो ट्रैंक्वाइल का वर्ड जो है वो ट्रैंक्विलिटी का वर्ड आपने अक्सर देखा होगा। सो ट्रैंक्विलिटी मीन्स समथिंग विच इज वेरी पीसफुल, विच इज वेरी आप जहाँ पे शोर शराबा नहीं है, कोई रश वगैरह नहीं है, अनकेओटिक सी चीज है, बड़ी नॉइजलेस सी जगह है। सो ट्रैंक्वाइल का मीनिंग क्या होता है? पीसफुल होता है आपके पास। वर्साटाइल, सो वर्साटाइल का मतलब क्या होता है कि जिस चीज़ के यूजेस एक से ज़्यादा हैं, वैरायटी ऑफ चीज़ों में आप उसको यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट चीज़ों में आप उसको यूज़ कर सकते हो। वर्साटाइल का मीनिंग होगा अडेप्टेबल। ठीक है, फ्लेक्सिबल भी हो सकता है इसका। सो फ्लेक्सिबल, सो चीज़ों को अपने मुताबिक जो है ना वो अडेप्ट कर लेते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी है उसके अंदर। जीलियस, जीलियस कहते हैं कि यू आर वेरी इंथुजियाटिक टू डू समथिंग, यू आर वेरी ईगर टू डू समथिंग। सो मैंने और वर्ड्स भी साथ ऐड कर दिए, ईगर भी आ जाएगा, इंथुजियाटिक भी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे इसी के क्या है मीनिंग्स में आ जाते हैं। तो जीलियस या जेस्ट के साथ किसी काम को करना, जील एंड जेस्ट का वर्ड अक्सर यूज होता है। सो जील एंड जेस्ट, सो जेस्ट ऑल्सो मीन्स कि यू आर वेरी ईगर और इंथुजियाटिक टू डू समथिंग। सो यहाँ पे इंथुजियाटिक आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज विविड। सो विविड मीन समथिंग विच इज वेरी फुल ऑफ कलर्स। सो विविड का मीनिंग क्या होता है? कलरफुल होता है, ब्राइट होता है। सो कलरफुल, तो ब्राइट यहाँ पे राइट चॉइस आ जाएगी। क्वेश्चन 13 इज वेरी। सो वेरी का अगेन मीनिंग होता है कॉशियस होना, अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग्स के ऊपर चीज़ों को देखना। यील्ड, यील्ड का मतलब होता है आउटपुट, जो आपको आउटपुट मिल रही है। ठीक है। तो यहाँ पे यील्ड का जो रेलेवेंट बनता है, रेजिस्ट तो नहीं होगा, डिफाई नहीं होगा, अपोज भी नहीं होगा, क्योंकि सारे एक जैसे सरेंडर हो जाएगा कि आपने उसके साथ कॉन्टिन्यूटी जो है वो कर दी है। जेनिथ, जेनिथ मीन्स कि आप किसी भी चीज़ की ऑप्टिमम पोजीशन के ऊपर है, हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर है। जेनिथ हाई को भी कहते हैं, हाईएस्ट को कहते हैं, पीक को कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है वो पीक का आ जाएगा। लव, लव तो बहुत इजी है। ठीक है। सो नहीं सॉरी, वर्ड यहाँ पे नहीं। अबोर, अबोर का मतलब होता है किसी भी चीज से क्या करना, कि आप किसी चीज को नफरत करते हो, पसंद नहीं करते हो, अनलाइक करते हो, आप उसको फेवर नहीं देते। तो डी टेस्ट आ जाएगा इसका मीनिंग जो है यहाँ पे। बिलिजरेंट, सो बिलिजरेंट का मतलब ये होता है कि किसी का बहुत ही अनफ्रेंडली सा जो एटीट्यूड होता है उसको आप कहते हैं कि बिलिजरेंट एटीट्यूड था किसी का, अनफ्रेंडली। अनफ्रेंडली, हॉस्टाइल, अनवेलकमिंग। ठीक है। सो अनवेलकमिंग भी इसमें आ जाएगा।
सो अनवेलकमिंग से अगर किसी का एटीट्यूड है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा वेलकम नहीं करता, चीज़ों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करता, सो बेलिजरेंट मीन्स हॉस्टाइल। ठीक है। क्लैंडस्टाइन, सो क्लैंडस्टाइन का मीनिंग होता है सीक्रेट, किसी चीज़ को बाकी चीज़ों से छुपा के रखना, हिडन रखना। ठीक है जी। डेबिलिटिएट का मीनिंग होता है हमारे पास स्ट्रेंथन ऑप्शन है, जो इसका एंटोनिम बनता है वीकन कहते हैं, समथिंग विच इज़ वेरी फ्रेजाइल, जो चीज़ बहुत ज़्यादा वीक है। एनिग्मा, एनिग्मा का मतलब ये होता है कि जो चीज़ अनक्लियर होती है, जिसमें क्लैरिटी नहीं होती, तो विच लैक्स क्लैरिटी, विच लैक्स क्लैरिटी, सो या विच डिमांड्स, द थिंग विच डिमांड्स एक्सप्लेनेशन, जिसको एक्सप्लेनेशन चाहिए होती है। वैसे निगमा इस मीनिंग में भी होता है कि किसी पे कोई इल्जाम लग रहा है, ऐसी चीज़ है। सो अनिग्मा मींस मिस्ट्री, यहाँ पे जो ऑप्शन है उनमें से मिस्ट्री। अब एंटोनिम्स बताने, ऑपोजिट। असेंड, असेंड का मतलब क्या होता है, कोई हाइट अचीव करना। सो असेंड का ऊपर जाना, डिसेंड नीचे आना, इसका ऑपोजिट डिसेंड हो जाएगा। बेनोवलेंट का यहाँ पे मैंने एंटोनिम भी पूछ लिया, क्योंकि पास्ट पेपर वाला क्वेश्चन है, तो आई वाजंट श्योर कि इसका सिनोनिम पूछा गया या एंटोनिम पूछा गया, तो मैंने दोनों ऐड। बेनोवलेंट का मीनिंग होता है काइंड है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्रूल हो जाएगा। सो जनरस, कंपैशनेट, काइंड, इन सब का मीनिंग क्या होता है, काइंड ही होता है। कंसाइज, कंसाइज का मतलब होता है किसी भी चीज को समराइज किया हुआ, किसी भी चीज को समराइज किया हुआ, एक जगह पे पुट अप किया हुआ, लेंथी हो जाएगा इसका। डिमिनिश, सो डिमिनिश का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज होना। डिमिनिश का एंटोनिम होगा, ऑपोजिट होगा इंक्रीज होना। सो एफिमरल, एफिमरल का मीनिंग होता है समथिंग विच इज टेम्परेरी, फैटल। ठीक है। सो एम्फरल, टेम्परेरी, अनपरमानेंट। ठीक है। सो टेम्परेरी इसका मीनिंग है, हमने यहाँ पे सॉरी इसका एंटोनिम बताना है, तो परमानेंट इसका एंटोनिम आ जाएगा। फ्रूगल, सो फ्रूगल कहते हैं समथिंग, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा एक ही चीज़ को बार बार आप यूज़ करते हो, रिसोर्सफुल होती है, बार बार अगेन यूज़ हो सकती है, ऐसा रिसोर्सेज को आप अगेन एंड अगेन यूज़ कर रहे हो। तो थ्रिफ्टी, सेविंग, ये सारे उसी में आ जाते हैं। तो वेस्टफुल आ जाएगा, इसका ऑपोजिट आ जाएगा। जनरस का क्योंकि मीनिंग तो आपको पता ही है, काइंड है, इसको डिफरेंट उसमें पूछा गया। स्टिंगी, सो स्टिंगी मीन समबडी अ माइजर, जो बहुत कंजूस है, जिसको आप उर्दू में कहते हैं ना कि शदीद कंजूसी का मुजाहरा कोई कर रहा होता है, उसको आप स्टिंगी कहते हैं। हम्बल, हम्बल मीन समबडी हु इज वेरी डाउन टू अर्थ, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एरोगेंट हो जाएगा। मॉडेस्ट, मीक, पोलाइट, ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स हैं। सो एरोगेंट हम्बल का ऑपोजिट है। ठीक है जी। सो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हम्बल का एरोगेंट। इन्फीरियर, इन्फीरियर का मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज़ वेरी ऑफ लो क्वालिटी, जो चीज़ ज़्यादा कोई हाई क्वालिटी की नहीं है, कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। सो सुपीरियर इसका ऑपोजिट होगा। जेपर्डी, सो जेपर्डी का मतलब होता है किसी भी चीज़ के ऊपर रिस्क लेना, उसको कहते हैं जेपर्डी। किसी चीज़ को इंडेंजर करना, खतरा, खतरा मोल लेना। तो जेपर्डी मीन्स उसका एंटोनिम हो जाएगा सेफ्टी। लेथार्जिक, लेथार्जिक कहते हैं थके हुए को। सो ऑपोजिट क्या हो जाएगा उसका, एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी। तो स्लगिश, टायर्ड, लेजी, ये सारे के सारे होंगे। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है कि चीज़ को एनलार्ज करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना। तो इसका ऑपोजिट यहाँ पे क्या बनेगा, रिड्यूस। नेग्लिजेंट, सो नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है कि समबडी इज वेरी केयरलेस, रेकलेस, इनअटेंटिव। तो ये सारे के सारे तो इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम इसका आएगा केयरफुल। तो नेग्लिजेंट होता है विदाउट केयर। ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मैंने पहले बता चुका हूँ सिनोनिम्स में, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन में से, इसलिए मैंने इसका सिनोनिम के साथ एंटोनिम भी ऐड कर दिया ताकि मीनिंग क्लियर हो जाए, कि अगर दोबारा पेपर में आ जाए तो मीनिंग पता। तो ऑब्सोलीट का मीनिंग होता है आउटडेटेड, इसका ऑपोजिट तो यही होगा, मॉडर्न। ठीक है। सो ऑपोजिट एंटोनिम इसका मॉडर्न ही होगा। प्रॉस्पेरिटी, सो प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है, खुशहाली, तरक्की, वेल्थ, सक्सेस, फॉर्च्यून। सो ऑपोजिट इसका हो जाएगा पॉवर्टी। क्वेंट, क्वेंट का मीनिंग होता है कि समथिंग विच इज वेरी एशियंट, एशियंट हो कोई चीज, एशियंट है, ओल्ड है, क्लासिक है। ठीक है। सो मॉडर्न इसका ऑपोजिट होगा। रैश, रैश अगेन रेकलेस को कहते हैं, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एंटोनिम क्या हो जाएगा, कॉशियस। सो रैश अक्सर कहते हैं ना कि ही वाज ड्राइविंग रैशली, जैसे आज की न्यूज़ में था कि एन ओवर स्पीडिंग एंड रैशली ड्रिवन कार फेल इनटू द डिच। ठीक है, वो कहीं पे कंस्ट्रक्शन होती, वहां पे गाड़ी गिर गई। सो आज के न्यूज़पेपर में ये खबर थी। तो रैश का मतलब क्या होता है, केयरलेस होके। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, केयरफुल होना, कॉशियस होना। ठीक है। स्कैंटी, सो स्कैंटी कहते हैं कि जब किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी होती है, इन लेसर अमाउंट होती है। सो
अबंडेंट हो जाएगा इसका ऑपोजिट। टीडियस, टीडियस अगेन कोई चीज बहुत ज्यादा अनइंटरेस्टिंग हो, जिसको आप उसको कहोगे टीडियस, बोरिंग हो, डल हो, तो टीडियस का ऑपोजिट हो जाएगा इंटरेस्टिंग, अर्बन। अर्बन ये अर्बन नहीं है, अर्बेन है। सो रूड, पोलाइट, सोफिस्टिकेटेड। तो अर्बेन का मीनिंग होता है कि समबडी हु इज वेरी सोफिस्टिकेटेड, जिसको रख रखाव आता है, जिसको उठना बैठना आता है, जिसको बात करने आती है, जिसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा रिफाइंड है, जिसकी पर्सनैलिटी में छोटे बड़े की तमीज़ है। सो रूड क्या होगा कि जो इन चीज़ों पे अमल नहीं करता। सेक्शन सी जी ग्रामर का है। क्वेश्चन 41 से 60 में मैंने आपके पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म ऑफ वर्ब इंसर्ट करने या प्रेपोजिशन इंसर्ट करना, कंजंक्शन प्लेटफॉर्म ऑफ इंसर्ट करना पेपर में अक्सर पूछे गए होते हैं। शी डैश टू द स्टोर एवरी डे, सो शी गोज टू द स्टोर एवरी डे, इजी पीजी है। दे डैश, दे वर प्लेइंग फुटबॉल व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। ही फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर, तो बहुत इजी था ये, फिनिश्ड हिज होमवर्क बिफोर डिनर, बिफोर डिनर ही फिनिश्ड हिज होमवर्क। I dash to the concert tomorrow. I am going to the concert tomorrow. By the time they arrived, I had completed the report होगा, तो I had completed the report. तो ये easy है, इसलिए मैं इनको explain नहीं कर रहा। She dashed her homework before dinner. She finished her homework before dinner. So past है, before dinner से पहले की बात कर रहा है, second form of verb आ जाएगा। They dash in the park every morning. They run in the park every morning. ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 48 है। He dashed to the book for an hour when I called. He was reading the book for over an hour. So 1 घंटे से ज्यादा हो गया था उसको किताब पढ़ते हुए जब मैंने उसको कॉल किया। सो क्वेश्चन 48 था ये। क्वेश्चन 49, आई एम गोइंग टू द कॉन्सर्ट टुमारो, ये ऊपर रिपीट हो चुका है। बाय द टाइम दे अराइव्ड आई हैड कंप्लीटेड द रिपोर्ट, ये भी अनफॉर्चुनेटली ऊपर रिपीट हो चुका है। एक्टिव पैसिव आ गए हैं, तो एक्टिव को पैसिव में लेके जाना है। शी राइट्स अ लेटर, अ लेटर इज रिटन, अ लेटर इज रिटन बाय हर, इज आएगा, अ लेटर इज रिटन बाय हर बिकॉज राइट्स है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्रेजेंट की बात हो रही है, आ लेटर है, फ्यूचर नहीं है, सो अ लेटर इज रिटन बाय हर। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। तो मैं आपको रूल बता देता हूँ कि फुटबॉल स्टार्ट में तो आएगा, तो फुटबॉल स्टार्ट में आ जाएगा, फुटबॉल। आर है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, इज आ जाएगा, प्लेइंग है, तो जब भी आई एन जी है तो बीइंग आएगा, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इज बीइंग प्लेड बाय देम, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय देम। द टीचर गेव अस होमवर्क। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। होमवर्क स्टार्ट में आ जाएगा, दा नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दा नहीं है। होमवर्क स्टार्ट में आ गया। अब गेव है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो वॉज आएगा, इज नहीं आएगा। होमवर्क वॉज गिवन, होमवर्क वॉज गिवन टू अस बाय द टीचर, होमवर्क वॉज गिवन टू अस बाय द टीचर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शेफ कुक्ड द मील। द मील वॉज, द मील स्टार्ट में आ जाएगा, द मील आएगा। मुझे कैसे पता चला कि वॉज आएगा, क्योंकि कुक्ड है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ, द मील वॉज कुक्ड बाय द शेफ आ जाएगा। द कैट चेज द माउस, द माउस वॉज चेज बाय द कैट, क्यों, अगेन चेज है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इस वजह से। अच्छा देखिए, सम टाइम्स आपके पास एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होगा कि सम टाइम्स इन द एक्टिव वॉइस क्वेश्चन आपके पास इस तरह की चीजें होती हैं कि आपको पेपर में कोई भी एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। सो एफर्मेटिव सेंटेंस को एक्टिव पैसिव आपने कैसे बनानी है हम उनको देख लेते हैं। सो एफर्मेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनका एक्टिव पैसिव बनाने के लिए, एफर्मेटिव वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी काम के करने का आपको कहा जा रहा होता है, कोई ऑर्डर दिया जा रहा होता है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस आपके पास आता है, क्लोज द डोर। तो क्लोज द डोर का जो एफर्मेटिव पास पेपर्स में आता रहा है, इसका एफर्मेटिव का पैसिव होगा लेट द डोर बी क्लोज्ड, लेट द डोर बी क्लोज्ड, सो लेट द डोर बी क्लोज्ड। टर्न ऑफ द फैन, लेट द फैन बी टर्न ऑफ। तो एफर्मेटिव में आपने लेट का वर्ड साथ यूज होना होता है। अब लिटरेरी डिवाइसेस हैं, मैं लिटरेरी डिवाइसेस का दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ क्विकली, देन वी विल मूव ऑन टू डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पे हम चलेंगे, बाकी चीज़ों पे हम चलेंगे एंड कॉम्प्रिहेंशन का भी पैराग्राफ करेंगे। तो सिमली, सिमली में क्या होता है कि जब दो चीज़ों को कंपैरिजन किया जा रहा था तो वहाँ पे लाइक, एस, इस तरह के वर्ड यूज होते हैं। मेटाफर के अंदर ये वर्ड यूज नहीं होते बल्कि डायरेक्टली एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देते हैं। सो डायरेक्टली आप उसको एक चीज़ को दूसरी चीज़ कह देते हो। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जब भी आप किसी नॉन लिविंग थिंग को एक कोई लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी देते हैं, सो नॉन लिविंग थिंग को आप लिविंग थिंग की प्रॉपर्टी जो है वो दे रहे होते हैं। सो लिविंग थिंग्स की प्रॉपर्टीज आप दे रहे हैं, पर्सोनिफिकेशन है। ठीक है, हाइपरबोले भी आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा तब एक्सप्लेन करना मेरे लिए।
नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हाइपरबोले का है, तो द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, तो विस्परिंग इज अ प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग थिंग्स, ट्रीज आर नॉन लिविंग थिंग्स, तो ये पर्सोनिफिकेशन की एग्जांपल है, सो द राइट आंसर इज पर्सोनिफिकेशन। हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन, सो एज का वर्ड या लाइक का वर्ड यूज हो रहा है तो सिमिली है, तो हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन। आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, तो ये हाइपरबोले है। हाइपरबोले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी भी जगह पे चीज़ों को एग्जैजरेट करना, चीज़ों को समझाने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए एग्जैजरेशन की बात करना। अब वो इतना ज़्यादा भूखा है कि वो एक पूरा घोड़ा खा सकता है, तो लिटरल मीनिंग में यूज़ नहीं होगा, तो चीज़ें यहाँ पे लिटरल मीनिंग में यूज़ नहीं होती हैं। जिसमें अगर मैं ये कहता हूँ कि आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम्स, अ मिलियन टाइम्स का मतलब ये नहीं है कि मैंने उसको ये काम पूरे 1 मिलियन दफ़ा बताया हुआ है, बल्कि इस बात का मतलब ये है, इस बात का मतलब क्या है कि मैं स्ट्रेस देने के लिए बता रहा हूँ, ये बात मैं पहले ही बहुत दफा बता चुका हूँ। तो हाइपरबोले दे आर नॉट यूज इन द लिटरल मीनिंग, इनफैक्ट चीज़ों को एग्जैजरेट किया जाता है स्ट्रेस देने के लिए, चीज़ों की इंपॉर्टेंस को बताने के लिए। तो ये क्या है, हाइपरबोले है कि आई कुड ईट अ हॉर्स। द बिग ब्लैक बेयर ब्रोक द ब्रांच, तो सेम आपके पास वर्ड्स हों, सेम साउंड वर्ड्स हों, बी आई बी है, फिर बी है, फिर बी है बी, सो द बिग ब्लैक बेयर ब्रोक द ब्रांच, तो ये एलिट्रेशन है, तो ये एलिट्रेशन है, बिग ब्लैक बेयर ब्रोक, तो एलिट्रेशन यानी सेम वर्ड्स आ जाएंगे। टाइम इज अ थीव, टाइम कोई थीव कह दिया तो सिमली नहीं है, टाइम इज लाइक अ थीव होता तो सिमली होता, राइट। सो लाइक का वर्ड यूज नहीं किया गया, डायरेक्टली टाइम को थीव कह दिया, तो टाइम इज अ थीव, ये मेटाफर है, तो टाइम इज अ थीव इज अ मेटाफर। सेंटेंस कंप्लीट करना है आपने, प्रपोजिशन इंसर्ट करना है, शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स, सो शी इज अफ्रेड ऑफ डॉग्स आ जाएगा। दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस, फॉर द बस फॉर एन आवर, सो दे हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर, सो फॉर आ जाएगा यहाँ पे। ही सक्सीडेड ड्यू टू हिज हार्ड वर्क, ड्यू टू होगा तो तब ड्यू आएगा, टू नहीं है यहाँ पे, सो अगर ड्यू टू होता तो ड्यू टू आएगा, ही सक्सीडेड थ्रू हिज हार्ड वर्क, तो थ्रू आएगा। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 2010, द टीचर वॉज प्लीज बाय द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस होना चाहिए, विद द स्टूडेंट परफॉर्मेंस होना चाहिए, एड या फॉर, सो विद द स्टूडेंट परफॉर्मेंस, द टीचर वॉज प्लीज विद द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। ओके, सो वी हैव दिस कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ है हमारे पास, तो कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ में और फिर नीचे उसमें से डिफरेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेट मी रीड दिस पैराग्राफ टू यू एंड एक्सप्लेन इट फॉर यू फर्स्ट, देन विल बी सॉल्विंग द क्वेश्चन। सो एक ट्रिक क्या है कि आप कॉम्प्रिहेंशन के पैराग्राफ में देखें, आईओबीएम के टेस्ट के अंदर तो आपके पास ये आप क्वेश्चंस को पहले नहीं देख सकते, ठीक है। जब आपके पास कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ आईओबीएम के टेस्ट में आएगा तो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसके क्वेश्चन नहीं देख सकते, आपने पैराग्राफ पहले देखना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन दिखाए जाएंगे, दोबारा आप वापस पैराग्राफ भी नहीं देख सकते। तो आईओबीएम के टेस्ट में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैबिस के टेस्ट में आप ओपन हो, अगर आपके पास कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ है तो आप बेशक पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लो, फिर पैराग्राफ को रीड आउट करो, फिर दोबारा क्वेश्चन पे चले जाओ। एक बात याद रखिएगा कि आईओबीएम के टेस्ट में ना तो आप वापस दोबारा पैराग्राफ को देख सकते हैं, ना ही आप क्वेश्चन को पहले पढ़ सकते हैं। आपने मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिटेन करने की कोशिश करनी है, याद रखने की कोशिश करनी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द ज़ैबिस एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। सो क्लाइमेट चेंज इज अल्टरिंग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड, फार्मर्स इन साउथ एशिया increasingly adopt drought resistant crops and precision irrigation to combat erratic rainfall। क्वेश्चन में आपको ये कह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज जो है वो सारी दुनिया में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को, यानी एग्रीकल्चर करने के जो तरीकाकार हैं, खेती बाड़ी करने के जो तरीकाकार हैं, उनको इफेक्ट कर रहा है। फार्मर्स इन साउथ एशिया इंक्रीजिंगली अडॉप्ट ड्राउट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, तो फार्मर जो साउथ एशिया में हैं वो ऐसी क्रॉप्स को अडॉप्ट कर रहे हैं जो कि ड्राउट रेजिस्टेंट है। ड्राउट रेजिस्टेंट का मतलब क्या है कि ऐसी क्रॉप्स जो कि खुश्क साली को, ड्राउट का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास रेनफॉल नहीं हो रही है, सो ड्राई सीजन है, तो जो ड्राई सीजन को, लेसर रेनफॉल को बर्दाश्त कर सकते हैं। एंड प्रिसीजन इरिगेशन टू कॉम्बैट एरेटिक रेनफॉल। प्रिसीजन इरिगेशन क्या होती है, इरिगेशन का जो आपका एग्रीकल्चरल मेथड्स के अंदर फसलों को पानी लगाने का जो प्रोसेस है उसको आप इरिगेशन कहते हैं। प्रिसीजन इरिगेशन का मतलब है कि वक्त पे पानी लगाने की टेक्निक्स को यूज़ किया जा रहा है ताकि एरेटिक वो होती हैं कि जो कि रैंडम होती हैं, जो एक बहुत शदीद, यानी जिस टाइम पे बारिश होनी है उस टाइम पे बारिश नहीं हुई, और जब बारिश की जरूरत नहीं थी तब बारिश होगी, तो रैंडम और एराटिक होती हैं। गवर्नमेंट सब्सिडीज फॉर सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज हैव राइजन बाय 30% सिंस 2020, yet small scale farmers struggle with the implementation cost. A 2023 survey revealed that 65% of farmers in Punjab
रिपोर्ट रिड्यूस क्रॉप यील्ड ड्यू टू राइजिंग टेम्परेचर्स। तो एक बात ये पता चली 2023 के सर्वे में कि 65% फार्मर जो पंजाब के हैं उन्होंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया है कि हमारी जो क्रॉप की यील्ड्स है, यानी हमारे क्रॉप की जो पैदावार है वो कम हो गई है ड्यू टू टेम्परेचर का राइज जो है। जबकि वाइल 72% कोस्टल रीजन फेस सॉइल सैलिनिटी फ्रॉम सी लेवल राइज एंड 72% फार्मर्स जो है आपके कोस्टल रीजन के जो फार्मर्स हैं, कोस्टल रीजन वो रीजन होते हैं जो विच आर नियर टू द सी, विच आर नियर टू द कोस्ट, उनके लोगों ने ये कहा है कि सॉइल सैलिनिटी क्या होता है कि लेवल ऑफ सॉल्ट जो है वो सॉइल में बढ़ जाते हैं। So level of salts in the soil they increase from sea levels rise. Experts emphasize the need for policy reforms to address regional disparities and ensure food security. So जितने भी experts हैं वो इस चीज़ पे emphasize करते हैं कि हमें ऐसी policy reforms लाने की ज़रूरत है जिनमें हम regional disparities को और food की जो security है उसको ensure कर सकें। तो regional disparity क्या है कि किसी एक region के अंदर को ज़्यादा subsidies मिल रही हैं, किसी को कम मिल रही हैं। तो experts ये कहते हैं कि इस problem का solution ये है कि आपने पॉलिसी रिफॉर्म्स बनाने हैं और आपने एड्रेस करना है रीजनल डिस्पैरिटीज को एंड इंश्योर करना है आपने फूड सिक्योरिटी को। राइट जी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हमने पैराग्राफ पढ़ लिया, क्वेश्चन को देखते हैं फिर हम उनको आंसर करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द मेन चैलेंज फॉर स्मॉल स्केल फार्मर्स अडॉप्टिंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। तो स्मॉल स्केल जो फार्मर्स हैं उनके लिए क्या चैलेंज है जो कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करें। लैक ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडीज ऐसा नहीं है, वो उसमें ये कहा गया कि 30% के करीब सब्सिडीज दी गई हैं, बट फिर भी छोटा जो फार्मर है वो स्ट्रगल करता है। यहाँ पे ये मेंशन है कि स्मॉल स्केल फार्मर जो है वो स्ट्रगल करते हैं विद द इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, क्योंकि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को स्टैब्लिश करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है। तो हाई इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट जो है वो रीज़न है, वो चैलेंज है फॉर द स्मॉल स्केल फार्मर्स। विच रीजन इज मोस्ट अफेक्टेड बाय सॉइल सैलिनिटी। सॉइल सैलिनिटी से कौन सा रीजन जो है वो इफेक्ट हुआ है। सो कोस्टल रीजन जो है वहाँ पे सी लेवल राइज कर रहा है। सो सी लेवल कोस्टल रीजन के अंदर, सो सी लेवल कोस्टल रीजन के अंदर, कोस्टल रीजन के अंदर सी लेवल राइज कर रहा है। सो कोस्टल रीजन के अंदर जो सॉइल है उसकी जो सैलिनिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, जिससे जो 72% क्रॉप यील्ड है वो 72% फार्मर्स का कहना है कि उनकी क्रॉप यील्ड कम होगी। ये मेंशन था, ठीक है, यहाँ पे मेंशन था। तो आईओबीएम में क्योंकि आप दोबारा पैराग्राफ को तो नहीं देख सकोगे, तो आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी याद रखना होता है। तो मैं जैबस और आईओबीएम दोनों के लिए, क्योंकि ये फिजिक्स को सॉरी इंग्लिश को जो है मैं वो कवर अप कर रहा हूँ, तो इसको आपने देखना है कि आप चीज़ों को मिस नहीं करेंगे। व्हाट डज द 2023 सर्वे हाईलाइट अबाउट पंजाब फार्मर्स। सो 2023 का जो सर्वे है वो क्या हाईलाइट कर रहा है अबाउट पंजाब फार्मर्स। दे बेनिफिट फ्रॉम प्रिसीजन इरिगेशन, दे फेस रिड्यूस यील्ड ड्यू टू हीट। यस, तो ये बता रहा है सर्वे में, ये बताया गया है कि 65% जो पंजाब के फार्मर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि ड्यू टू हाई हीट, ड्यू टू हायर टेम्परेचर्स हमारी जो क्रॉप यील्ड्स हैं वो कम हो गई हैं। व्हाट सोल्यूशन डू एक्सपर्ट्स प्रपोज। एक्सपर्ट्स क्या सोल्यूशन प्रपोज करते हैं, वो क्या, उन्होंने क्या कहा था कि पॉलिसी रिफॉर्म्स बनाई जाए और सबको जो है वो इक्वली ट्रीट किया जाए। सो पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर इक्विटी की बात है। लास्ट लाइन पे अगर आप आए तो ये चीज़ वहाँ पे मेंशन थी कि एक्सपर्ट्स एम्फासाइज, एम्फासाइज का मतलब क्या होता है, स्ट्रेस देना फॉर द नीड ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड एड्रेस रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज होने को जो है वो एड्रेस करने की जरूरत है। तमाम तरह के लोगों को एक तरीके से डील करने की जरूरत है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, बल्कि आप ये कहेंगे, इस बात का मतलब ये बनता है कि इक्वल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इक्वल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए आपके पास। सो इक्वल एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए। तो व्हाट सोल्यूशन डू एक्सपर्ट्स प्रपोज। सो पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर इक्विटी जो है इसको आपने देखना है, इन चीज़ों को आपने कवर अप करना है। वो इस चीज़ के बारे में उसने बताया है कि भाई इनको करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम जो है वो रिड्यूस हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पैराग्राफ से ही क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि विच स्टेटमेंट बेस्ट समराइजेस द पैसेज। पैसेज को समराइज कौन से स्टेटमेंट करी। सो समटाइम्स ये भी पूछा गया होता है कि पैसेज को समराइज कौन से स्टेटमेंट कर रही है, या पैसेज का टाइटल, टाइटल जो है, हेडिंग जो है वो कौन सी स्टेटमेंट बनती है। तो पैसेज को समराइज क्या चीज कर रही है, फार्मर यूनिवर्सली रिजेक्ट क्लाइमेट अडेप्टेशन मेथड्स। ऐसा नहीं है, उसने कहा था कि फार्मर जो है वो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडेप्ट कर रहे हैं। क्लाइमेट चेंज ड्राइज एग्रीकल्चर इनोवेशन बट हाईलाइट सिस्टमिक चैलेंजेस। यस, ये बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है कि क्लाइमेटिक चेंज जो है उसकी वजह से एग्रीकल्चर इनोवेशन आ रही है, मॉडर्न
एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा रहा है, बट बहुत सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो हाई कॉस्ट का चैलेंज है। जो सबसे बड़ा चैलेंज है इसके अंदर वो किस चीज़ का चैलेंज है? हाई कॉस्ट का चैलेंज है। गवर्नमेंट सब्सिडीज हैव एरेडिकेटेड फार्मिंग इश्यूज, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं, उन्होंने काफ़ी हद तक रिड्यूस किया है, बट क्या है कि वो सब्सिडीज सफिशिएंट नहीं है। सॉइल सैनिटी इज द सोल कंसर्न फॉर साउथ एशियन फार्मर्स, यस ये वन ऑफ द कंसर्न्स है, बट सोल कंसर्न नहीं है। तो और भी बहुत सारे कंसर्न। तो क्लाइमेट चेंज ड्राइव्स एग्रीकल्चर इनोवेशन। ओके, सो अनदर कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ, सो इट इज रिलेटेड टू सोलर सिस्टम। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, फिर देन आई हैव अनदर थर्ड कॉम्प्रिहेंशन पैराग्राफ एज वेल। सो ये सेकंड कॉम्प्रिहेंशन का पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ हम ऑलरेडी भी कर चुके हैं। लेट मी रीड दिस पैराग्राफ फॉर यू, एक्सप्लेन मैं कर देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द सन एंड द सेलेस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिट अराउंड इट। सेलेस्टियल किनको कहते हैं? हेवनली बॉडीज रिलेटेड टू स्पेस, जिनका स्पेस से ताल्लुक होता है। These include 8 planets, their moons, dwarf planets like Pluto, asteroids, comets, and meteoroids. The sun, a massive star at the center, provides a light, heat, and making life possible on the earth. तो कह रहा है कि जितना भी सोलर सिस्टम है उसके अंदर 8 प्लैनेट्स इंक्लूडेड है, मून इंक्लूडेड है, उनके ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं। प्लूटो है, ड्वार्फ मीन स्मॉल, स्मॉलर इन साइज, तो ड्वार्फ प्लैनेट्स इंक्लूडेड हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं, कॉमेट्स हैं, मीटरॉइड्स हैं, ये सारे के सारे भी इसमें इंक्लूडेड हैं। द प्लैनेट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। जो 2 प्लैनेट्स हैं इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें इनर रॉकी प्लैनेट्स हैं, जिसमें आपके पास मरकरी है, वीनस है, अर्थ एंड मार्स है, एंड अदर गैस जाइंट्स लाइक जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, बिकॉज इनके दे आर कवर्ड अप इन गैस क्लाउड्स। अर्थ इज यूनिक बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ थैंक्स टू इट्स एटमॉस्फेयर, वाटर एंड मॉडरेट टेम्परेचर। तो अर्थ के ऊपर लाइफ क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यूनिक सपोर्ट लाइफ सिस्टम अर्थ के ऊपर है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर, वाटर एंड मॉडरेट टेम्परेचर एक जैसा है। द सोलर सिस्टम इज वास्ट। सोलर सिस्टम जो है वो ज्यादा वास्ट है, ह्यूज है, विद द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड नेपट्यून बीइंग 4.5 बिलियन किलोमीटर्स। तो सोलर सिस्टम बहुत ज्यादा वास्ट है। जो सन और नेपट्यून का खाली डिस्टेंस है वो ये कह रहा है कि 4.5 बिलियन किलोमीटर्स का है। Scientists continue to explore the solar system to learn more about its origin and the possibility of life elsewhere. So scientists जो है वो इस चीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सोलर सिस्टम को एक्सप्लोर कर रहे हैं, एंड पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि क्या लाइफ की पॉसिबिलिटी कहीं और है या नहीं है। सो पहले मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करता हूँ। What is the center of the solar system? So the center of the solar system according to the passage is the sun. Which planet is known for supporting life? So life is only possible on the planet Earth, क्योंकि यूनिक सिस्टम है हमारा अर्थ का, एटमॉस्फेयर है, कंडीशंस हैं। व्हाट आर द 2 ग्रुप्स ऑफ द प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम? सो द 2 ग्रुप्स इन द सोलर सिस्टम आर, एक तो रॉकी प्लैनेट्स हैं, जैसे अर्थ एक रॉकी प्लैनेट है, यानी अर्थी सरफेस है उनका, यानी रॉकी सरफेस है उनका, एंड नेपट्यून है, यूरेनस वगैरह है, इनके अगर गैस क्लाउड्स हैं, सो गैसियस सिस्टम है वहां पे, सो रॉकी एंड गैस है। तो जो मैंने आपको इससे पहले पैराग्राफ करवाया उसके अंदर इंफॉर्मेशन पैराग्राफ से आपने कंसीव करनी थी। अब ये जो पैराग्राफ मैंने आपको करवाया इसके अंदर आपने क्या करना है कि उसी इंफॉर्मेशन को मेंशन करना है कि क्या बात पैराग्राफ के अंदर बताई गई थी। तो इनमें ये डिफरेंस है, राइट। व्हाट इज द वन बेनिफिट ऑफ रीडिंग मेंशन्ड इन द पैसेज? सॉरी, ये नेक्स्ट पैराग्राफ से अब क्वेश्चन आ गया है। सो नेक्स्ट पैराग्राफ पे पहले मैं वापस चलता हूँ, नेक्स्ट पैराग्राफ को मैं पहले रीड आउट करता हूँ, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। कह रहे हैं कि रीडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स अ पर्सन कैन डेवलप। इट नॉट ओनली इंप्रूव्स नॉलेज बट ऑल्सो इनहेंसेस क्रिटिकल थिंकिंग। सो रीडिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ना सिर्फ ये कि हमारा नॉलेज इनहेंस करती है बल्कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल्स को भी, वोकैबुलरी को भी, कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इनहेंस करती है। बुक्स ओपन डोर्स टू न्यू वर्ल्ड्स अलाउइंग रीडर्स टू एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स, आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव्स। तो बुक्स जो हैं वो न्यू आइडियाज, न्यू कल्चर्स के बारे में हमें सिखाते हैं। न्यू न्यू पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं? वे ऑफ थिंकिंग, ठीक है। सो वे ऑफ थिंकिंग होता है, चीजों को देख रहे हैं आप किस तरीके से, इस चीज को वो करते हैं। रीडिंग रेगुलरली कैन रिड्यूस स्ट्रेस, रीडिंग स्ट्रेस रिड्यूस करती है, फोकस इंप्रूव करती है, एंड क्रिएटिविटी को बूस्ट करती है। फॉर चिल्ड्रन रीडिंग इज एसेंशियल फॉर एकेडमिक सक्सेस एज इट हेल्प्स देम अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स एंड डेवलप अ लव फॉर learning. Adults too benefit from reading by staying informed and mentally sharp, whether it's fiction, non-fiction or poetry. Reading enriches the mind and soul. Enriches का क्या मतलब है? उसको support करती है, उसके अंदर information add करती है। In today's digital age, e-books and audio books have made reading more accessible than ever. तो आज की modern world के अंदर आपके पास electronic books हैं, आप download करके भी उनको पढ़ सकते हैं। Easy हो गया आपके लिए information gather करना। What is the one benefit of reading mentioned in the passage? It is
इट इंक्रीजेस स्ट्रेस, नहीं. इट इम्प्रूव्स फोकस, यस, ये बात मेंशन थी. इट रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, नो, इट एनहांसेस क्रिएटिविटी. एंड इट इंक्रीजेस नॉलेज, इट डजंट लिमिट्स द नॉलेज, सो इट इम्प्रूव्स फोकस आ जाएगा. हाउ हैज टेक्नोलॉजी मेड रीडिंग मोर एक्सेसिबल? तो टेक्नोलॉजी ने कैसे रीडिंग को एक्सेसिबल बना दिया है कि ई बुक्स आ गई हैं, ऑडियो बुक्स आ गई हैं आपके पास, तो रीडिंग ज़्यादा ईजी है आपके पास. अब कुछ इंटरेक्ट क्वेश्चन हैं फ्रॉम द सेम पैराग्राफ, ग्राफ्स हैं. तो इंटरेक्ट क्वेश्चन के अंदर है कि व्हाई इज अर्थ कंसिडर्ड यूनिक इन द सोलर सिस्टम? अर्थ क्यों यूनिक है सोलर सिस्टम में? बिकॉज इट सपोर्ट्स लाइफ. सो फर्स्ट पैराग्राफ में कहा गया था कि अर्थ जो है वो लाइफ को क्या करती है? सपोर्ट करती है. सो व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द आउटर गैस जॉइंट? सो आउटर गैस जॉइंट जो जिसमें नेपट्यून है, यूरेनस वगैरह है, तो जो आउटर आपके जो गैस प्लैनेट्स हैं उनके बारे में आपको क्या इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ से आप कलेक्ट कर सकते हो, गैदर कर सकते हो कि दे आर लार्ज एंड मोस्ट मेड मोस्टली ऑफ गैसेस. सो ये लार्ज होते हैं, ह्यूज होते हैं, एंड दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ गैसेस. सो ये गैसेस से बने हुए हैं. ठीक है जी. व्हाट डज द पैसेज सजेस्ट अबाउट रीडिंग फॉर चिल्ड्रन? सो पैसेज क्या सजेस्ट कर रहा है अबाउट रीडिंग फॉर चिल्ड्रन? सो इट इज नेसेसरी फॉर एकेडमिक सक्सेस, it is unnecessary for academic success, it helps them understand complex concepts, yes. तो ये कह रहा है कि एकेडमिक सक्सेस के लिए नेसेसरी है एंड उनको बहुत सारे मुश्किल जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प आउट करता है. लास्ट लाइन में ये बात मेंशन थी. व्हाट इज द मेन आइडिया द सेकंड पैराग्राफ? रीडिंग इज आउटडेटेड, रीडिंग इज ओनली फॉर चिल्ड्रन. नहीं, ऐसा तो नहीं है. रीडिंग वो कह रहा था एडल्ट्स के लिए भी उतनी नेसेसरी है, बच्चों के लिए उतनी नेसेसरी है. रीडिंग हैज मैनी बेनिफिट्स फॉर ऑल एजेस, यस, दिस इज वेरी करेक्ट कि एडल्ट्स एंड चिल्ड्रन बोथ के लिए रीडिंग हैज a lots of benefits. What are the phrase books open doors to new worlds employees का मतलब क्या है? तो books limits knowledge, books are physical doors, books provide new experiences and perspectives. Yes, books जो है वो new experiences and perspectives को सपोर्ट करता है. अब नरेशन के कुछ क्वेश्चन आ गए हैं जी. डायरेक्ट है, आपने इंटरेक्ट बनाना है. शी सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट. अब इसको आप कैसे करेंगे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. शी सेड के साथ डैट आ जाएगा. तो शी सेड डैट. अब शी ने बताया ना अपने बारे में, तो आई विल बी चेंज इनटू शी. शी सेड दैट शी. अब यहाँ पे सेड है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है. शी सेड दैट, तो एम विल बी चेंज इनटू वाज. शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट. शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू द मार्केट. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क. ही सेड आई हैव फिनिश्ड माय होमवर्क. ही सेड दैट. डैट आ जाएगा, आई की जगह पे ही आ जाएगा, हैव की जगह पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है हैड आ जाएगा. सो ही सेड दैट ही हैड फिनिश्ड. माय की जगह पे हिज आ जाएगा, हिज होमवर्क. अगर लड़की होती, शी होती, तो हर आता. ही हैड फिनिश्ड हिज होमवर्क. सो ही हैड फिनिश्ड, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिनिश्ड हिज होमवर्क, कि उसने अपना होमवर्क खत्म कर दिया है. अब समटाइम्स आपके पास क्वेश्चन आंसर बेस्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशन होते हैं जिनमें यस या नो की बात जो है वो पूछी जा रही होती है, की जा रही होती है. उनको में अंदर आपने इफ का यूज करना होता है एंड इफ के साथ डैट नहीं आता, याद रखिएगा. इन दैट सिचुएशन आपके पास इफ है, डैट नहीं आएगा. शी आस्क्ड दैट, शी आस्क्ड इफ आई वाज कमिंग टू द पार्टी होगा आपके पास. ठीक है, आई वाज कमिंग टू द पार्टी होगा. तो नेक्स्ट है आपके पास ही सेड डिड यू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. जब डिड आएगा तो फिर अगेन वहां पे भी इफ आएगा. ही सेड इफ आई, ही सेड इफ आई, यू की जगह पे आई आ जाएगा, हैड आएगा क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, सेड है. ही सेड इफ आई हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. सो आई हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट. शी आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग. सो जहां पे भी वेयर का वर्ड यूज होगा तो वेयर ही रहेगा, विच ही रहेगा, बट यहाँ पे डैट नहीं आएगा. शी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग. शी आस्क्ड वेयर आई वॉज गोइंग. ठीक है जी. तो इफ के साथ, आई के साथ, इफ के साथ और वर्ब वाली कंडीशन के साथ आपके पास डैट का यूज नहीं होगा. ही सेड व्हाई डिड यू लीव अर्ली. ही आस्क्ड व्हाई आई हैड लेफ्ट अर्ली. अगेन यहाँ पे भी यही काम है. व्हाई आएगा, डैट नहीं आएगा. सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब के लिए हैड आ जाएगा और लीव विल बी चेंज इनटू लेफ्ट. अब सम टाइम्स आपके पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट के अंदर या नरेशंस के अंदर आपके पास कमांड एंड रिक्वेस्ट होती हैं. तो उनको आपने क्या टैकल करना है कि वहां पे भी आपके पास डैट का एक तो यूज नहीं होगा. सेकेंडली टुमारो इज चेंज इनटू नेक्स्ट डे या प्रीवियस डे.
इस तरह के आपने चेंजेस देखनी है, बाकी रूल एंड रेगुलेशन मोर और लेस सिमिलर रहती हैं। द टीचर सेड, तो टीचर ने बताया है, द टीचर टोल्ड अस टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट बाय द नेक्स्ट डे। आने वाले दिन को द नेक्स्ट डे कहोगे, यस्टरडे को आप द प्रीवियस डे कहोगे। क्वेश्चन नंबर 8, शी सेड प्लीज हेल्प मी विद दिस प्रॉब्लम। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट की जा रही है, तो यहाँ पे भी आपने याद रखना है कि डैट नहीं आएगा, आप मेंशन करेंगे शी रिक्वेस्टेड मी। सो शी रिक्वेस्टेड मी, प्लीज हट जाएगा, खत्म हो जाएगा, शी रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर विद डैट प्रॉब्लम। याद रखिएगा इनडायरेक्ट नरेशन में दिस इज चेंज इनटू डैट, सो दिस डैट में चेंज हो जाता है। एक्सक्लेमेशंस होती हैं जहां पे कोई खुशी का इजहार हो रहा है, अफसोस का इजहार हो रहा है, किसी बात का कोई एक्साइटमेंट से एक्सक्लेमेशन से बताया जा रहा है। ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग। अब उसने प्रेज किया तो आप कहोगे he exclaimed that it was a beautiful painting. She said how clever you are. She exclaimed that how clever I was. So she exclaimed that how clever I was, इसका आंसर आ जाएगा। So this was all from today's lecture. So inshallah I'll be back with another lecture tomorrow. Till then, Allah Hafiz. Like, comment, and subscribe.